अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं ज़फ़र हूँ और आप कैंप्स को देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपने कैंप्स को ज्वाइन किया। तो हमने आज जो डिस्कस करना है वो है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, इससे पहले वो आपकी रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी आ चुकी थी। रदरफोर्ड ने कहा था न्यूक्लियस सेंटर में है, न्यूक्लियस का साइज़ छोटा है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम एम्प्टी है, अल्फा पार्टिकल उसमें से गुजर रहे थे, एटम फ्लेक्सिबल है और मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव जो चार्ज है वो न्यूक्लियस में कंसनट्रेटेड है, न्यूक्लियस का साइज़ स्मॉल है। तो ये बातें हमने पढ़ी थी। फिर हमने कहा न्यूक्लियर को हार्ड थिंग है, वो पॉजिटिवली चार्ज है, वो अल्फा को रिपेल करता है। ये रदरफोर्ड ने कहा, लेकिन बोहर ने भी इससे मिलता जुलता ही मॉडल दिया था। यानी उसका इसका और उसका मॉडल में इसका नाम नील बोहर था। तो 1913 में इसने अपना मॉडल दिया था और ही आल्सो एक्सप्लेन्स द ऑब्जर्व्ड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इसने लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बताया, जबकि रदरफोर्ड ने ऐसा नहीं बताया था। ठीक है, इसके अलावा वो एक अलग बात है कि इसको जी मैन और स्टार इफेक्ट का पता नहीं था। खैर ये आपके सिलेबस में बात नहीं है। तो नेक्स्ट अगर आप देखो इलेक्ट्रॉन, हाँ, नील बोहर याद रखिएगा एक मैथमेटिशियन था, बेसिकली मैथमेटिशियन था। तो इसने बड़ी कोशिश की कि रदरफोर्ड से मुलाकात करे, लेकिन उम्र के आखिरी हिस्से में रदरफोर्ड ने इससे मुलाकात की। रदरफोर्ड वेल ऑफ था, थोड़ा सा वेल टू डू था, वो लिफ्ट ही नहीं करवाता था इसको। ये एक दफ़ा एक वहाँ पे एक ओलंपियन थे जो वर्ल्ड चैम्पियन थे आपके फ़ुटबॉल के, उस फुटबॉलर को साथ लेके गया तो रदरफोर्ड ने इससे मिलने का फ़ैसला किया। तो ये कहता अब बहुत लेट हो गई है, अब आप मुझसे अब मिले हैं, अदरवाइज़ आप पहले मुझे मिल जाते तो हम दुनिया की शेप चेंज कर सकते थे। ये बोहर का दावा था। हालांकि ये मैथमेटिशियन है, लेकिन ये एनर्जी और रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन को इतनी एक्यूरेसी से इस बंदे ने फाइंड किया हुआ है। खैर यहाँ पे हमने इसकी बेसिक्स देखनी है। इसने शुरू में जो मॉडल पेश किया था, थ्योरी पेश की थी, वो क्या थी? इसने कहा इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, इसने कहा जी इलेक्ट्रॉन गोल रास्तों में घूमते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। ठीक है, उन सर्कुलर ऑर्बिट को रास्तों को इसने ऑर्बिट कहा और इसने कहा जी हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है। ठीक है ना, एनर्जी फिक्स है और उसको हम एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, इसका मतलब है। ठीक है, फिर इसने कहा जब तक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर ऑर्बिट करीब है तो उसकी एनर्जी कम है, ऑर्बिट दूर है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा। ऊपर वाले ऑर्बिट में एनर्जी ज़्यादा है, नीचे वाले में एनर्जी लो है। फिर इसने कहा कि जब तक सिर्फ अब ये कि कौन सा ऑर्बिट अलाउ है, रास्ता कौन सा अलाउ है, कौन सी, इन्होंने कहा जी वो सिर्फ रास्ते अलाउ हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो फैक्टर NH/2π का सिंपल मल्टीपल है। वो मसलन मैं कहता हूँ 4 4 दूने 8 जिसकी एनर्जी 8 है, या 4 3 12 या 4 चौके 16, ये रास्ते अलाउड है मैं कहता हूँ। तो इसने ये भी फाइंड किया। इसने कहा जी जब तक इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स रास्ते में रहता है ना वो एनर्जी इमिट करता है ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, हाँ, ऊपर जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाता है, अगर नीचे आता है तो एनर्जी एमिट करता है। और वो एनर्जी जो है उसका द एनर्जी ऑफ द लाइट एमिटेड या एब्जॉर्ब, उसका हम कहते हैं डिफरेंस मालूम कर सकते हैं डेल्टा ई से। डेल्टा ई इज इक्वल टू है E2 ऊपर वाले शेल की एनर्जी और E1 नीचे वाले शेल की एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू। h यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट है। तो ये इसका मॉडल है। चलें जी, अब हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। कहता है इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स, ईच ऑर्बिट हैज़ फिक्स्ड एनर्जी। ये जी, इसलिए इनको हम एनर्जी लेवल या फिर हम इनको शेल भी बोल देते हैं। ठीक है, ये एक शेल है और ये एक शेल है, इनकी एनर्जी इसने कहा फिक्स है। ठीक है ना, देखो ना, बोहर ने रदरफोर्ड ने कहा कि वो ऑब्जेक्शन उस पर आया कि अगर वो घूमते हैं इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी एमिट करते करते फॉल कर जाएंगे न्यूक्लियस में और मॉडल ऑफ एन एटम कोलैप्स कर जाएगा। तो इसने कहा नहीं, एनर्जी जो है हर रास्ते की फिक्स है। नंबर 2, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस। इसने कहा जी इसका डिस्टेंस कम है, इसकी एनर्जी कम है, इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसका डिस्टेंस और भी ज़्यादा है तो इस शेल की एनर्जी और भी ज़्यादा है। करीब एनर्जी कम, दूर एनर्जी ज़्यादा। तीसरा पॉइंट इसने कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच एंगुलर मोमेंटम, रिवॉल्विंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम mv/r मास वेलोसिटी और रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फैक्टर NH। इसने अब लोगों ने कहा जी ये रास्ता क्यों लो है? उसने कहा जी ये एक फैक्टर है NH/2। N स्टैंड्स फॉर शेल नंबर, H क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है 6.62 × 10⁻³ जूल सेकेंड।
तो H प्लांक्स कांस्टेंट है, 2 पाई आपको पता है कांस्टेंट है। तो इसने कहा जी ये फैक्टर जो है ना NH/2 पाई, इसका कोई इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए एनर्जी। मसलन मैं कहता हूँ ये अगर फैक्टर 4 है तो ये 8 और ये 12 है इसकी एनर्जी। हम ऐसे सपोज कर लेते हैं कि वो रास्ते अलाउज हैं जो 4 के मल्टीपल हैं। यहाँ पे मैं यूँ कह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, लाइट इज एब्जॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स टू हायर ऑर्बिट्स। ऊपर वाले ऑर्बिट में एनर्जी ज़्यादा है तो वो एनर्जी ज़्यादा करेगा अपनी, तो जाएगा ना ऊपर, यानी ऊपर जाने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और ऊपर से नीचे आने के लिए एनर्जी एमिट करता है या इवॉल्व करता है। ये बात है इस पॉइंट में। लाइट इज एब्जॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स टू हायर ऑर्बिट एंड लाइट इज इमिटेड व्हेन जंप्स टू लोअर ऑर्बिट। भी नीचे एनर्जी कम है तो ऊपर से नीचे जाने के लिए एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, एमिट करनी पड़ेगी। द एनर्जी ऑफ लाइट, यानी लाइट की फॉर्म में जो एनर्जी निकल रही है एमिटेड इज एग्जैक्टली इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट। अब फर्ज करें ये आपका है E1 और ये E2 है, आप डेल्टा E निकालना चाहते हो। देखें ये E2 है, आप डेल्टा E यानी एनर्जी का डिफरेंस निकाल सकते हो E2 माइनस E1 से। ये इक्वल टू होता है H न्यू। H क्या है यहाँ पे, प्लांक्स कांस्टेंट, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन। तो कहता है आप इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस भी निकाल सकते हो कि किस शेल से इलेक्ट्रॉन किस शेल में गया है। ठीक है, तो ये था आपका बोहर का एटॉमिक मॉडल। अगर आपको समझ आए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, अल्लाह हाफिज़।